वीरों का कैसा हो बसंत। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देशभक्ति, देश प्रेम देखने को मिलता है। इनकी कविताएं हमें हमारे अतीत के गौरव से भर देती हैं और हमारे अंदर वीर रस का संचार करती है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वीरों का कैसा हो बसंत। कविता देखिएगा कि आ रही हिमालय से पुकार, आ रही हिमालय से पुकार है उदर गरजता बार बार। वीर रस प्रधान कविता है। हिमालय से पुकार आ रही है। हिमालय हमारे देश का प्रहरी है और वो हमें ये बता रहा है कि आतताई हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, आप आइए। आ रही हिमालय से पुकार है उदर गरजता बार बार। उदर माने होता है समुद्र, समुद्र गरज रहा है। प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार, नभ अपार माने ये अपार जो विशेषण है वो आकाश के लिए आया है। आकाश जो है वो अनंत है, इसलिए उसे अपार कहा गया है। तो प्राचीन जिस दिशा में सूर्योदय होता है, पश्चिम, पश्चिम की दिशा, और ये धरती और ये अनंत आसमान पूछ रहा है कि वीरों का बसंत कैसा हो। आ रही हिमालय से पुकार है उदर गरजता बार बार। प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। सब दिक दिगंत पूछ रहे हैं। दिक और दिशाओं के अंत, दिगंत माने दिशाओं के अंत, माने कि चारों दिशाएं या आप कहें दसों दिशाएं हमसे पूछ रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमालय से पुकार है उदय गरजता बार बार। उदय माने समुद्र। प्राचीन जिस दिशा में सूर्य उदय होता है, प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार अनंत आसमान सब पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। और सरसों में फूल लग गए हैं, सारा वातावरण पीत हो गया है। सरसों का फूल जो है वो पीला होता है, तो सरसों के फूल से चारों तरफ एक पियरी जैसी छा गई है। फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। बसंत ऋतु का समय है और अनंग जो है, अनंग कहा जाता है कामदेव, सुंदरता के देवता है कामदेव, तो वो मधु लेकर आ पहुंचे हैं। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। और ये जो हमारी धरती है ये एक वधु की तरह हो गई है और इसका अंग अंग सुंदरता से पुलकित हो रहा है, आनंद से भरा हुआ है। क्यों आनंद से भरा हुआ है? क्यों? क्योंकि वातावरण बहुत सुंदर है। सरसों के फूल लगे हुए हैं, फूली और आमों में मंजरियां आ गई हैं, अनंग मधु लेकर आ पहुंचा है। इन तमाम वजहों से सारा वातावरण आनंद से भरा हुआ है। फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग वधु वसुधा। वसुधा जो है वो वधु की तरह है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग माने वधु रूपी वसुधा का अंग अंग आनंद से भरा हुआ है। पुलकित माने आनंद से भरा हुआ है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंत, लेकिन जो कंत है वो वीर देश में है। अब ये वीर देश क्या है? वीर देश का यहाँ देखो कविता क्या है कि जो जितने अधिक गहरे अर्थ दे उतनी बड़ी कविता होती है, जितने तरह के अर्थ दे उतनी बड़ी कविता होती है। तो है वीर देश में किंतु कंत, लेकिन जो कंत है, कंत का अर्थ होता है पति। पति जो है वो वीर देश में यानी रणभूमि में है वीर देश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ दो तरह की स्थितियां हैं। एक तरफ वधु वसुधा जो है वो आनंद से भरी हुई है, चारों तरफ सुंदरता छाई हुई है, सरसों के फूल खिले हुए हैं, अनंग मधु लेकर आया हुआ है। और दूसरी स्थिति क्या है कि जो कंत है वो वीर देश में है, वो युद्ध भूमि में है। तो ऐसी दो विपरीत परिस्थितियों में वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, कवयित्री हमसे पूछ रही है। फूली सरसों ने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा अनंग वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे पर उधर गान। एक तरफ देखिए यहाँ वातावरण की सुंदरता का ही जिक्र है। दो विपरीत परिस्थिति
परिस्थितियां हैं। एक तरफ कोयल तान कर रही है, यानी ये प्रेम का प्रतीक है। मारू बाजे पर उधर गान, उधर रणभूमि की स्थिति भी बनी हुई है, रण में जाने की स्थिति बनी हुई है। तो भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान। दो तरह की स्थितियां हैं, रंग और रण। एक आनंद की स्थिति है जहां रंग भूमि सजी हुई है और एक तरफ रण भूमि सजी हुई है। तो इन दो स्थितियों में वीरों को कौन सा बसंत चुनना होगा, किस तरह के बसंत को अंगीकार करना होगा, कवित्री ये पूछ रही है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान। दो तरह की स्थितियां हैं, रंग और रण। रंग माने जहां नृत्य, आनंद, नाच, गाना बजाना हो रहा है, वो रंग की स्थिति है। और रण की स्थिति है जहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो रण की स्थिति है रंग और रण का विधान। मिलने को आए हैं आदि अंत, सब आदि और अंत सभी मिलने के लिए आए हुए हैं। आदि माने शुरू और अंत माने अंत। तो मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। माने आदि अंत की स्थिति बनी हुई है। आदि अंत की स्थिति का क्या है, एक तरफ आनंद की स्थिति बनी हुई है और एक तरफ रण की स्थिति बनी हुई है। रण क्या है, रण ही अंतिम है समाधान। रण अंतिम समाधान होता है, इसलिए वो अंत है। और राग रंग जो है वो शुरुआती दौर है, लेकिन अंत में युद्ध की स्थिति बनती है। युद्ध अंतिम विकल्प होता है, इसलिए वो अंत है। मिलने को आए हैं आदि अंत, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का बसंत ऐसी स्थितियों में कैसा होना चाहिए। गलबाही हो या हो कृपाण, गलबाही हो। देखिए फिर दो विपरीत परिस्थितियां सामने आ रही हैं। हम गले मिले कि तलवार निकालकर युद्ध करें। गलबाही हो या हो कृपाण, कृपाण माने तलवार, चाकू, कुछ भी मान सकते हैं। अब चूंकि युद्ध भूमि में हम जा रहे हैं तो यहाँ तलवार ही मानते हैं, क्योंकि चाकू से युद्ध नहीं किया जाता है। तो गलबाही माने गले मिलना। गलबाही हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। चल चितवन माने चंचल आंखें हो, माने प्रेम की स्थिति हो या धनुष बाण की स्थिति हो। चल चितवन, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण। रस विलास हो, आनंद हो, या दलित त्राण हो, माने रक्षा की स्थिति बनी हो। तो हो रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है तुरंत, यही एक सबसे बड़ी समस्या बनी है कि कौन सी स्थिति को अपनाया जाए। अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फिर से देखिएगा कि गलबाही हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण। अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा। देखते हैं कि कहबे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। कवयित्री जो है वो अतीत से कह रही है कि तुम अपने मौन का त्याग करो और बताओ कि लंका में आग क्यों लगी थी। कवयित्री कहना क्या चाह रही है, कवयित्री कह रही है कि जब अत्याचार बढ़ जाता है तो वो ध्वस्त कर दिया जाता है। तो अत्याचार अब बढ़ रहा है और इस अत्याचार का निवारण होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवयित्री ने यहाँ इन ऐतिहासिक चीजों की उपमा क्यों ली है। कवयित्री यहाँ बताना चाह रही है कि इन ऐतिहासिक चीजों को देखो, जहां जब पाप जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, सहनशीलता से अधिक हो गया, तो फिर उसका परिणाम क्या होता है। पाप जब बढ़ता है तो उसका परिणाम सिर्फ एक ही है, विनाश। तो कह दे अतीत अब मौन त्याग, माने इस पाप का अंत होना चाहिए। और अगर अंत नहीं हुआ तो स्थिति वही होगी जो लंका की हुई थी और जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। लंका कहाँ, रावण का जो देश था वो है लंका। तो कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐ अतीत अपने मौन का त्याग कर और लंका की स्थिति का वर्णन कर। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत। ऐ कुरुक्षेत्र जाग और तू दुनिया को बदला, उन आतताइयों को बदला, उन अत्याचारियों को बदला कि जब अत्याचार
चरम पर पहुंचता है तो महाभारत की स्थिति बनती है। जैसे कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के 100 भाइयों का विनाश हुआ, वध हुआ, वैसे ही फिर होगा। आए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, फिर देखो एक ऐतिहासिक और वीर रस प्रधान उपमा। हल्दी घाटी के शिलाखंड, दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। यहाँ कवयित्री सिंहगढ़ के दुर्ग की बात कर रही है, हल्दी घाटी के शिलाखंड की बात कर रही है, जहाँ पर महाराणा प्रताप रहा करते थे और घास की रोटियां खाकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। हल्दी घाटी के शिलाखंड, दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा काना का कर घमंड, राणा काना का घमंड कर राणा काना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। जो ज्वलंत स्मृतियां हैं, जो स्मृतियां हमारे अंदर शक्ति का संचार करते, जो ऊर्जा का संचार करते, उन स्मृतियों को जगाना होगा कि इन महायुद्धों में और इन महायोद्धाओं ने कैसे कैसे करतब दिखाए थे। हमें अपने स्वाधीनता के लिए, संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। हमें अब और अधिक पराधीनता नहीं सहनी है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा काना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। जो स्मृतियां माने यादें, स्मृतियां जो ज्वलंत स्मृतियां हैं, उनको जगाने की जरूरत है। उन स्मृतियों से हमें प्रेरणा मिलेगी, हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा। दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे देखिएगा, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हम, वीरों का कैसा हो वसंत। देखिएगा, भूषण आज के दौर में जिस समय ये कविता लिखी जा रही है वो गुलामी का दौर है, और कवि कह रही है कि आज के दौर में हमारे पास भूषण और चंद बदाई जैसे कवि नहीं है, जो शरीर के अंदर बिजली भर देने वाले छंद लिख दिया करते थे, जिनके छंदों को सुनकर तलवारें चमक उठती थी और खनक उठती थी। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। छंद मैंने कविता के छंदों की बात हो रही है। आज भूषण और चंद बदाई जैसे कवि नहीं है जो हमारे अंदर बिजली का संचार कर देने वाले छंदों की रचना कर सके। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी, हमारी जो कलम है वो बंधी हुई है, उस पर ब्रिटिश हुकूमत का पहरा है, उस पहरे से बचकर ही कुछ लिखा जा सकता है, और अगर उनके विरोध में कुछ लिखा जाता है तो कलम नष्ट कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है। तो ऐसी स्थितियों में हमारी कलम में वो ताकत कहाँ से आए जो इन अत्याचारियों का विरोध कर सके। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, स्वच्छंद स्वतंत्र नहीं, हमारी कलम जो है वो बंधी हुई है ब्रिटिश हुकूमत से, वो स्वच्छंद नहीं है। हमें सही बात लिखने के लिए स्वच्छंद कलम की जरूरत है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हम, तो फिर हमें कौन बताए कि वीरों का कैसा हो वसंत। ये जो हमारे कलमकार हैं यही हमें बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो, लेकिन ये जो कलम है वो बंधी हुई है, वो स्वच्छंद नहीं है। तो हम ये अभी जान नहीं पा रहे कि करना क्या है। और दो तरह की स्थितियाँ हैं, हम चाहें तो रस विलास में डूब सकते हैं और हम चाहें तो रण का वर्ण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बताने वाला सिर्फ और सिर्फ रचनाकार है, लेकिन रचनाकार की कलम बंधी हुई है। हमें इस कलम को मुक्त कराने की जरूरत है, स्वच्छंद कराने की जरूरत है, और देश पर अत्याचार कर रहे अत्याचारियों के विरोध